नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्तियों से रूबरू कराते हैं और करते हैं किसी न किसी नए विषय पर सलाह मशवरा। आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है 2011 बैच के IAS ऑफिसर श्री मोहित बुंदस। वर्तमान में उनके पास जिम्मेदारी है आयुक्त हथकरघा एवं प्रबंध संचालक हस्तशिल्प विकास निगम की, और आज हम उनसे ग्रामोद्योग को कैसे बढ़ावा दे इसी पर सलाह मशवरा करेंगे। तो नमस्कार मोहित जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी, मैं आपसे पहले तो यूपीएससी की एग्ज़ाम के बारे में ही बात करूंगी कि आप ऐसी कौन सी टेक्निक इस्तेमाल आपने की कि आपने एक नहीं 2 बार इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल की है। तो किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, किस तरीके की आपने प्रिपरेशन की, और वो भी महज 21 साल की उम्र में आपने सफलता हासिल की थी? मैं ये बोलूँगा कि एक तो मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो मैंने उसी हिसाब से अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स वगैरह सेलेक्ट किए। और क्योंकि पहले से मन था कि वहीं जाना है, तो टाइमली पढ़ाई शुरू कर दी थी, फोकस्ड पढ़ाई थी, तो बाय गॉड्स ग्रेस में निकल गया 21 साल की एज में। जब आपने पहली बार यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर की और आप बतौर एसपी रहे और कई बटालियन में भी आपकी पोस्टिंग रही, तो उसके बीच में आपने कैसे दोबारा प्रिपरेशन करी और दोबारा आपने यूपीएससी की एग्ज़ाम दी और उसमें फिर से सफलता हासिल की? कैसी क्या टेक्निक, मैं टेक्निक इसलिए जानना चाह रही हूँ कि हमारे जो दर्शक है, जो देख रहे होंगे, वो भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपसे कुछ ना कुछ उन्हें मदद मिल सकती है। मेहनत हमेशा क्यूमुलेटिव होती है। अगर आपने जी। एक लेवल अचीव कर लिया है, तो उतना आपका वो मेहनत बेकार नहीं गई है, वो आपके साथ है। ज्ञान जब आपने अर्जित कर लिया, तो फिर वो आपके साथ है। तो बस उसी को थोड़ा सा और रिपीट किया और वापस मैंने क्लियर किया। तो सर, अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप आईएएस ऑफिसर बने और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आपको कई जगह आपकी पोस्टिंग रही। आप एडिशनल कलेक्टर भी रहे और कमिश्नर भी रहे, लेकिन इसमें एक एडिशनल कमिश्नर की आपकी पोस्ट थी अर्बन डेवलपमेंट में। उस वक्त अगर हम बात करें तो स्वच्छता मिशन में इंदौर जो है वो हमेशा पहले नंबर पर आया है, और भोपाल कहें या दूसरे जो शहर या ज़िले हैं वो कभी आ नहीं पाए। हमारा जो सवाल है ये है कि इंदौर ही क्यों सबसे फर्स्ट हमेशा आया है? जब मैं एडिशनल कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट था, जी। उस टाइम पे जब स्वच्छ सर्वेक्षण का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, तो मैच्योर हो रहा था। एक बार हुआ था और उसके बाद वो बड़ा लिमिटेड सा था। उसके बाद एक टूल किट आई थी, जिसमें कि उसको असेसमेंट के गाइडलाइंस वगैरह स्टेट्स के साथ शेयर करी गई। तो एज मिशन डायरेक्टर मुझे ये फील हुआ कि इसमें कई लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो आप थोड़ा सा काम कर लो तो आप अटेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। और फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से और इंसाइसिव हैं, जिसमें मेहनत लगेगी। तो हर एक शहर की अपनी अपनी एक रेडीनेस होती है। ऑब्वियसली इंदौर जो था, बड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सबसे बड़ा है हमारा, तो कई सारी चीज़ों के अंदर इंफ्रा वाइज या बाकी जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें स्ट्रॉन्ग था। और हम लोगों ने जब वी डिड अ वेरी माइन्यूट, जिसे कहते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट की लड़ाई लड़ी थी हमने एक्चुअली। मैं अगर आपको बताऊं तो कि 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 2 नंबर वहाँ से मिल जाएगा, ऐसे करते करते। तो ऐसा नहीं है कि भोपाल, और आप जो कह रहे हैं कि बाकी जगहों ने अच्छा नहीं किया, भोपाल आई थिंक वाज इन टॉप 10, सेकंड और थर्ड, आई बिलीव सेकंड ओनली। जब 2016-17 की बात होगी, सेकंड सर्वेक्षण जब, और इंदौर ने टॉप किया था। और हमारे फास्टेस्ट मूविंग शहरों में भी उज्जैन और बाकी शहर भी आए थे। ओवरऑल ग्वालियर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। टॉप 20 में हमारे 5 से 6 शहर थे जिन्होंने बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म किया था। और उसके बाद भी भोपाल जो है वो क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी रहा है और सस्टेनेबल तौर से अच्छा कर रहा है, और हमारे शहर अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट मध्य प्रदेश को स्टेट अवार्ड मिला है, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड मिला, मध्य प्रदेश को भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है जी। तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में बाकी शहर अच्छा नहीं कर रहे।
एग्रीगेट लेवल पर अगर हम पैन इंडिया लेवल पर देखें तो एमपी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है स्वच्छ सर्वेक्षण में। जी, जी। मतलब इसीलिए पूरे देश में अगर देखा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर तो आता ही है, दूसरे शहर भी किसी न बहुत किसी कैटेगरी में कुछ ना आते कुछ ही हैं, रैंकिंग मिल ही आते जाती ही है। हैं, क्योंकि वो सैचुरेशन हो चुका है। जी। जैसे इंसिडेंटली मैंने 2 बार एडिशनल कमिश्नर का चार्ज हैंडल किया है अर्बन हुँ। डेवलपमेंट में। हुँ, हुँ। तो एक वाटर प्लस का कॉन्सेप्ट होता है। तो जब इंदौर उतना सैचुरेट हो गया कि वो रैंक 1 आने लग गया, तो फिर एक वाटर प्लस पे हम बात करने लगे। फिर गार्बेज फ्री प्रोटोकॉल पे बात होने लगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपने बेंचमार्क्स रिवाइज़ करता रहता है अचीवमेंट के हिसाब से। जी, जी, जी। हमारे बहुत सारे शहर गार्बेज फ्री प्रोटोकॉल में आए। तो हम ये भी कह सकते हैं जैसे गार्बेज फ्री की आप बात कर रहे हैं, तो ज़रूर इंदौर के जो रहवासी है, वो ज़रूर इसमें उन लोग का भी कुछ ना कुछ बिल्कुल। सपोर्ट रहा है, तब जाकर ये गार्बेज फ्री सिटी कहलाया और तभी रैंकिंग में उसका नंबर आया है। ये भी एक हो सिटीजन्स सकता का तो है सबसे रीज़न। अहम रोल है, जी, जी। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन्स के बीच में अगर काम कर रही है और वो मतलब ये एक बड़ा मास इशू है, हर घर से कचरा निकलता है। अगर सिटीजन जो है वो नहीं परफॉर्म करते या वो अपना बिहेवियर मॉड्यूलेट नहीं करते, तो ये कभी अचीवेबल ही नहीं होता। तो हैट्स जी। ऑफ टू देम एक्चुअली। तो सर अब मैं जानना चाहूँगी अपने आपका जो वर्तमान विभाग है हस्तशिल्प के आप कमिश्नर भी हैं और प्रबंध संचालक है हथकरघा विकास निगम के। तो जनरली ये जो डिपार्टमेंट है ये ग्रामोद्योग के अंतर्गत आता है और इसमें कई बुनकर है, कारीगर है, ये इससे जुड़े रहते हैं और इनकी ही कला को आप लोग प्रमोट करते हैं। तो सर ये अब इस ऐसी विधा से जुड़े हुए हैं कि इनका जो जीवन यापन है इसी के भरोसे चलता है। तो कैसे आप इनको सस्टेन करते हैं? कैसे इनकी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखते हैं? कैसा आपके विभाग का सपोर्ट रहता है? इस बारे में आप बताएँ। हमारे विभाग की कई योजनाएं हैं जो इनको जो हमारे वीवर्स हैं या जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्समैन हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देते हैं, उनकी स्किलिंग करते हैं, उनको मार्केटिंग लिंकेजेस प्रोवाइड करते हैं और उनके बच्चों के पढ़ाई को भी कुछ स्कॉलरशिप्स के माध्यम से टेकन केयर ऑफ करते हैं। इसके अलावा कई तरह की इंटरनेशनल एक्सपोज़ या नेशनल एक्सपोज़ हैं, उसमें हम उन लोगों के प्रोडक्ट्स को उनको लेके जाते हैं। इसके अलावा हम अवार्ड्स देते हैं इनको, जिससे कि वो उनमें वो मोटिवेशन रहे कि वो करें, इस कला को आगे बढ़ाएँ और नेक्स्ट जनरेशन भी आगे आए उसको अपनाते हुए। अदरवाइज़ कई फिर एक्सटिंक्ट क्राफ्ट की श्रेणी में आने लग जाते हैं। जी, जी, जी। सो उस चीज़ का भी ये है कि हमारी जो धरोहर है, हमारा जो कल्चर है, वो सस्टेन करे जनरेशन टू जनरेशन। तो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स भी आप लोग ऑर्गेनाइज़ कर देंगे जिले स्तर पे या हाँ, राज्य स्तरीय? किस तरीके की ट्रेनिंग्स आप लोग प्रोवाइड हम करते लोग हैं? और मास्टर कोई क्राफ्ट्स विभाग भी शायद इसमें कन्वर्जेंस करता होगा आपके साथ, ऐसा भी कुछ होता है? जैसे अभी एक प्राइम मिनिस्टर्स विश्वकर्मा योजना है, पीएम विश्वकर्मा, वो योजना है, उसके अंदर मल्टीपल विभाग हैं जो आर्टिजन्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं। उसमें बेसिकली जो प्रायर लर्निंग है उसको पहले तो टेस्ट किया जाता है कि प्रायर लर्निंग एग्जिस्ट करती है और फिर उसको डेवलप करने पे काम है। तो जो उसके कैंडिडेट्स हैं वो स्क्रीन किए जाते हैं कि वो लोग हैं जो पहले से इस ट्रेड में हैं, बट फिर उनको अपग्रेड करें टूल किट से, उनको अपग्रेड करें ट्रेनिंग से, उनको क्रेडिट लिंकेज दें। उनको क्रेडिट लिंकेज के साथ-साथ अगर वो अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं तो फिर उनको डुअल ट्रांच में लोन्स मिलें। जी। उनको डिजिटल पेमेंट से लिंक करें और फिर जब उनका प्रोडक्ट्स वग़ैरह बनते हैं तो उसको मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करें। तो जैसे आपने कहा है कि आप उनको इस तरीके की ट्रेनिंग्स देते हैं कि जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़े। तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें लोग जो पारंपरिक तरीके से जो ये लोग अपना काम करते हैं जैसे लूम के ज़रिए काम करते हैं, लूम से कपड़ा बनाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा होता है और वर्ल्ड में इसका नाम भी है। तो लेकिन फिर भी लूम को आप अभी की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्योंकि बहुत हम देखेंगे कि कॉम्पिटिशन का ज़माना है कि कई फैक्ट्रीज़ है, कई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, उसके बीच में इनके जो लूम्स को उसमें क्या टेक्नोलॉजी में चेंज करना चाहिए कि इसका प्रोडक्शन बढ़ जाए? स्पीड ऑफ लूम को बढ़ाना बाय हैंड की एक रिस्ट्रिक्शन भी है, क्योंकि जी। आप मशीन को मैच नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ ये है कि हमें मशीन को मैच करना भी नहीं है, जी। क्योंकि मशीन की स्पीड पे जब काम होता है और जब स्लोअर स्पीड पे काम होता है, उन दोनों के आउटपुट का बहुत डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ अब्जॉर्बिटी ऑफ द क्लॉथ, इन टर्म्स ऑफ शाइन, इन टर्म्स ऑफ उसका ब्रीदेबिलिटी ऑफ क्लॉथ। तो ये ऐसे कई सारे टेक्सचर्स को लेके मुद्दे हैं
जो कि पावर लूम से बने कपड़े में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और शायद इसीलिए हैंडलूम जो है वो इतना पॉपुलर है और उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू है, क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं। जी। अब मुद्दा ये नहीं है कि हमको पावर लूम की स्पीड पे जाना है, मुद्दा ये है कि आप बेटर पैटर्न्स कैसे बना सकते हो, बेटर टेक्सचर्स कैसे लेके आ सकते हो। तो आप देखेंगे कि कई तरह के नए फाइबर्स आ रहे हैं, जैसे बनाना फाइबर पे काम चल रहा है, बैम्बू फाइबर पे काम चल रहा है। फिर जो डाइंग टेक्निक्स हैं, कपड़े की जो कलरिंग होती है उसमें एडवांसमेंट्स हैं। फिर मैं एक बात कलरिंग पे ही आ गई तो मैं ये बोलूँगा कि जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो स्किन के लिए बेनाइन होते हैं, उस स्किन के ऊपर रिएक्शन नहीं करते। जो आपके सिंथेटिक डाइज़ होती हैं वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होती है। तो हैंडलूम को इस तरह के कई एडवांटेजेस हैं जिनको एक्चुअली पब्लिक तक पहुंचाना ज़रूरी है कि पब्लिक इसको समझे कि हैंडलूम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर टेक्सटाइल्स और उसको वैल्यू करे। मुझे लगता है कि जकार्ड जो है उसमें कंप्यूटराइजेशन हुआ है। जी। पहले वैसे लूम्स नहीं होते थे, तो जकार्ड्स आने पे आप डिज़ाइन की इंट्रिकेसीज बढ़ा सकते हो। कंप्यूटर आने पे ये है, जकार्ड एक्चुअली एक कार्ड टाइप का होता है जिसमें धागे के होल्स होते हैं जिसमें से थ्रेड निकलता है। जी। जब आप उस सिस्टम पे काम करते हो तो आप डिज़ाइन को पहले उस पे डिज़ाइन करते हो। जब वो धागे उससे निकल के और जब उसका ताना बाना बनता है तो फिर वो डिज़ाइन का पैटर्न बनता चला जाता है। जी जी जी। तो जकार्ड्स में एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब कंप्यूटर बेस्ड डिज़ाइंस आ गई हैं, तो जकार्ड जो है और महीन और फाइन होते हैं और फास्टर डिज़ाइंस बनते हैं, जी। डिज़ाइनर्स उस पे काम करते हैं। इसके अलावा पहले जब आप थ्रेड को पिक करना कहते हैं, आप उसको टो से पिक करते हो और उसको ताने बाने में लेते हो, जी जी। तो पहले एक लिमिटेशन होती थी। डॉबी सिस्टम आने से आप 20-25 तरीके से उसको वो कर सकते हो, तो आप सिंपल टेक्सटाइल में भी काफ़ी तरह के पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो जो इतने इंट्रिकेट नहीं होंगे या कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे जितना कि जकार्ड के होंगे, बट इट गिव्स यू अ वैरायटी। सो आपका पैलेट जो है प्रोडक्ट का वो बढ़ता है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप इतना आपका विभाग उनको सपोर्ट कर रहा है कि उनका आर्थिक स्तर सुधरे, तो लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनका आर्थिक स्तर सुधर नहीं पा रहा है, क्या कारण है? ये हम जानेंगे आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो सर जैसा कि मैं जानना चाह रही थी कि आपका विभाग बुनकरों के लिए, कारीगरों के लिए बहुत उनका सपोर्ट कर रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। तो क्यों नहीं सुधर पाती उनकी आर्थिक स्थिति, जबकि आप ग्राउंड लेवल पर जाकर उनके लिए काम करते हैं? और हमने भी जाकर देखा है, कई बार हम उनके लिए काम किया, उनके लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, तो वो उनका आर्थिक स्तर नहीं बढ़ पा रहा है। इस बारे में आप बताइए। हैंडलूम सेक्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा श्रिंक किया है। पहले ये ज़्यादा वृहद था, बट स्टिल मैं कहूँगा कि हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स मिला के इज द सेकेंड बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द कंट्री। अराउंड 20 करोड़ जॉब्स जो हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सब्सिडरी, वो इस सेक्टर से आते हैं। जी जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बट क्योंकि पावरलूम धीरे धीरे ग्रो करा, मशीन्स ग्रो करी, पावरलूम में भी जेट लूम्स आ गए जो नॉर्मल पावरलूम से भी 20 टाइम्स फास्टर क्लोथिंग बनाने लगे। तो पर यूनिट कॉस्ट पावरलूम के कपड़े की काफ़ी कम पड़ने लगी। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के मायने में देखा जाए तो हैंडलूम उतना compete नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा रहती थी और पावरलूम का कपड़ा जो है वो सस्ते में मिल जाता था। तो ऐसे में फिर
जो हमारी पारंपरिक विधाएं हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हम लोगों ने हमारी योजनाएं चलाई। कुछ आइटम्स जो हैं वो स्पेसिफिकली हैंडलूम्स के लिए रिजर्व रखे गए, जो सिर्फ हैंडलूम्स में ही बनेंगे। तो इन्हीं योजनाओं के माध्यम से हम हमारे ट्रेडिशनल क्लोथिंग जो थी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे पावर लूम्स और बड़ी इंडस्ट्रीज आने की वजह से उनका कॉस्ट जो है वो कम हो गया कपड़े का, और जो हाथ से जो बनाए गए कपड़े हैं उनकी कॉस्ट बड़ी होने के कारण लोग उसको कम खरीद रहे थे, इसीलिए उतना ज़्यादा उनका आर्थिक उन्नयन नहीं हो पाया। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि एक हैंडलूम एक्ट, रिजर्वेशन एक्ट भी आया था, जिसके तहत कुछ आर्टिकल्स, कुछ हैंडलूम की चीज़ें हैं उनको रिजर्व किया गया था कि ये सिर्फ जो हमारे हथकरघा वाले जो कारीगर सिर्फ वही बनाएंगे, उनको मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। इसके बारे में आप बताइए कि वो किस तरीके से इनके लिए वरदान साबित हुआ या इनके लिए अभिशाप बन के? नहीं, वो ऑब्वियसली काफ़ी सपोर्ट की चीज़ है। उसमें 11 आइटम्स हैं जो कि स्पेसिफिकली हैंडलूम सेक्टर को दिए गए हैं। जी। एक एनफोर्समेंट विंग है जो लगातार चेक करता है कि पावरलूम से वो मटेरियल ना बने, मार्केट में ना आए, और उसमें पीनल प्रोविजंस हैं जिसके अंतर्गत कार्रवाइयाँ होती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है कि हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडलूम है वो सिक्योर्ड रहे और वो ग्रो करे। मतलब कुछ जो आर्टिकल्स है वो सिर्फ हाथों से बनाए जाएंगे, वो सिर्फ केवल हैंडलूम्स पे बनेंगे। बिल्कुल। एक और बात निकल के आती है कि जब इन लोग बहुत अच्छा कपड़ा बनाते हैं, हमने भी देखा है कि आपका विभाग इनको बहुत प्रमोट करता है, कई हाट बाजार और आप लोग इंटरनेशनल एंड नेशनल एक्सपोज भी लगाते हैं कि इनका जो सामान है वो लोगों तक पहुंचे और उनकी कला को समझे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाट बाजारों में और इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, क्या कारण है? मतलब कुछ ही जगह पर मृगनयनी के जरिए हम देखते हैं कि उनकी हम कला को देख पाते हैं, लेकिन मृगनयनी के अलावा भी क्या दूसरे आउटलेट्स भी है जहाँ पर इनका सामान बिक सकता है, या आपकी कोई योजना हो? मृगनयनी तो गवर्नमेंट सपोर्ट है, जी। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी इनको एंगेज करता है। और उसके अलावा ये भी जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू अपना सामान बेचते हैं। तो सिर्फ मृगनयनी नहीं कर रहा है। बेसिकली हैंडलूम का कपड़ा जो है क्वालिटी फैब्रिक है, स्लाइटली कॉस्टली है रूटीन फैब्रिक से। तो जो इसको खरीदने वाले हैं उनकी एक परचेजिंग पावर, मिनिमम परचेजिंग पावर रहती है। तो हर जगह आउटलेट का कोई महत्व नहीं रह जाता। जहाँ पे उस तरह की परचेजिंग कैपेसिटी हो वहाँ पे हमारे आउटलेट्स हैं। हमारे 35 आउटलेट हैं जो अलग अलग शहरों में हैं, तो हम उनको कवर करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स जो डायरेक्टली इनके संपर्क में रहते हैं, जो इनको ऑर्डर्स देते हैं जिससे कि इनका जीवन व्यापन होता है। तो जिस तरीके से मतलब अपर क्लास ज़्यादातर पसंद करता है और अपर क्लास के लोग इनके सामान खरीदते हैं, तो जैसे उन तक इनकी कला पहुँचे, तो इसके लिए हमने देखा है कि कुछ दूसरे विभाग, संस्कृति विभाग हो या कोई दूसरे, उनके साथ आपने कई फैशन शोज़ भी पहले ऑर्गेनाइज होते थे, इसमें इनके फैब्रिक को डिस्प्ले किया जाता। तो आजकल ऐसे कुछ हम देख नहीं रहे, कुछ इस तरीके के फैशन शोज़ वगैरह? जहाँ तक मुझे नॉलेज है, संस्कृति विभाग के साथ हमारा कोलैबोरेशन नहीं रहा है। जी, जी। हमारा कोलैबोरेशन हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है। हम लोगों ने बीच में न्यूयॉर्क फैशन वीक में ज़रूर चंदेरी को शोकेस किया था, कोलैबोरेटिंग विद टाइम्स ग्रुप का फैशन शो था वो, विद देम। तो ऐसे कोई अपकमिंग भी फैशन शोज़ आपकी कोई योजना हो कि आप नियर हाँ, फ्यूचर में हमारी हम? स्ट्रक्चर्ड योजना है जिसमें कि हम नेशनल, स्टेट लेवल, इवन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस और एक्सपोज में पार्टिसिपेट करते हैं। आपका जो विभाग है केवल हैंडलूम और हथकरघा ही नहीं, ऐसी कई छोटी-छोटी रूरल इंडस्ट्रीज़ है, उनको भी सपोर्ट मिलता है आपके विभाग की तरफ। तो हमें बताइए कि ऐसी और कौन-कौन सी काम आपके विभाग के अंतर्गत होते हैं, हैंडलूम और इसके अलावा? नाबार्ड ने अराउंड 70 इंडस्ट्रीज जो हैं उनको रूरल इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में रखा है, जी। जिसमें लेदर है, जिसमें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हैं जो बहुत छोटे स्केल की होती हों, या उसमें केमिकल इंडस्ट्रीज का भी दायरा रखा गया है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज रखी गई हैं। ये सभी इंडस्ट्रीज जो हैं ये रूरल इंडस्ट्री सेक्टर द्वारा हैंडल की जाती है और इन पे भी काम किया जा सकता है। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सकता है, यूथ को आगे लेके आया जा सकता है। तो सर, जैसे आपने कहा है कि यूथ को आगे लाने के लिए इन रूरल इंडस्ट्रीज पे काम किया जा रहा है, तो जैसे आपका विभाग की अगर हम बात करें तो ये रूरल में जो ये काम चल रहा है, रूरल की जो विधा है, जो उनकी जो आर्टिकल्स वो लोग बनाते हैं, चाहे हम बेल मेटल की बात करें या बैम्बू से बने जो अलग अलग आजकल फर्नीचर्स वगैरह बन रहे हैं, ये सब रूरल एरियाज में बन रहे हैं, तो उनको वहीं के वहीं
वो अपनी विरासत को वहीं बनाए रखे कि बनिस्बत की वो माइग्रेट होके शहरों में आए, लेकिन वहीं के वहीं उनका इंडस्ट्री अच्छी पनप जाए, उसके लिए आप किस तरीके की मदद कर रहे हैं? गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं हैं। एक पीएमईजीपी योजना है जिसमें कि हम उनको सपोर्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। उसके अलावा एक स्फूर्ति योजना है जिसमें क्लस्टर डेवलपमेंट का काम किया जाता है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसके अलावा एक ग्राम उद्योग विकास योजना है, उसके अंदर भी रूरल इंडस्ट्री डेवलप करी जाती है। वो मार्केट लिंकेज के लिए आप उनको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं कि उन लोग अपने वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बाहर तक भेजें? इसके लिए भी कुछ आप लोगों ने उनको ट्रेनिंग वगैरह दिया हुआ है? क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, ज़रूर। बिसाइड्स ट्रेनिंग हम डायरेक्टली भी उनको मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग्स और एक्सपोजर और स्किल सेट तो देते ही हैं। उसके अलावा हमारे कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे हमारा कबीरा ब्रांड है, हमारा विंध्य वैली ब्रांड है। इन सब के माध्यम से भी हम उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट लिंकेज प्रोवाइड तो विंध्या वैली क्या जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो आते हैं, हमारे स्पाइसेस हैं, हमारा कच्ची घानी का तेल है, हमारे टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब विंध्य वैली में कवर होते हैं। हमारा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, ये विंध्य वैली में कवर होता है। उसके अलावा कबीरा हमारा खादी का ब्रांड है। और बाग प्रिंट भी है ही, जो बाग प्रिंट वगैरह हम रिगनैनी से कवर करते हैं। डाबू हुआ, नादना हुआ, बटिक हुआ, जो हमारे लोकल प्रिंट्स हैं उनको हम उससे कवर करते हैं। अच्छा, जिस तरीके के ये प्रिंट्स के नए-नए डिज़ाइंस बन रहे हैं और नई-नई एक क्लोथिंग रेंज भी तैयार हो रही है, तो इसमें जो एनआईएफटी की बात करें या कोई और दूसरे फैशन इंस्टीट्यूट, क्या इनका भी आप इन लोगों से भी कोई मदद लेते हैं या आप उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन करते हैं कि नए जो डिज़ाइन्स हैं आपके कारीगरों को पता चले और वो वहाँ पर उसको बनाएँ? हमने डिज़ाइनर्स को ऑन बोर्ड ले रखा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कॉर्पोरेशन में ही। वो हमारे लिए डिज़ाइन वर्क करते हैं। उन डिज़ाइंस को फिर हम डेवलप कराते हैं आर्टिजन्स को एक्सपोजर दे के, और फिर उन प्रोडक्ट्स को फिर फाइनली हम हमारे मार्केट लिंकेज मैकेनिज्म के थ्रू सेलिंग प्रोसेस में भी उनको हेल्प करते हैं। हम बात करें ग्रामोद्योग की या रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो ये कितना ज़रूरी है हमारे इकोनॉमी में? इसकी कितनी अहमियत है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ग्रामोद्योग की? मैन्युफैक्चरिंग की पर से बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी, वो सर्विस सेक्टर से ज़्यादा है। जी। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम डेटा की बात करें तो जो वेज डिफरेंशियल है अलग अलग लोगों का जो कि उसमें काम कर रहे हैं वो कम है। जैसे अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो गिनी इंडेक्स है वो सर्विस सेक्टर का 44 है, मैन्युफैक्चरिंग का 35 ही है। तो वेज इक्विटी बेटर मैन्युफैक्चरिंग में है। और अगर हम उसको परकोलेट करके रूरल एरियाज तक ले जाते हैं तो रूरल एरियाज का सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इक्विटी आएगी और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। जी। तो ये एक ऐसा एजेंडा है जिसको हमको डेवलप करना चाहिए। अगर हम हमारे नेबर चाइना से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत काम हुआ है जी। और हमारे यहाँ पे अभी बहुत सा पोटेंशियल है जिसको हम टैप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टेट में बहुत स्कोप है कि हम रूरल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करें, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में करें, जिससे कि मल्टीपल ग्रोथ सेंटर्स डेवलप हों इकोनॉमी के और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, और रिसोर्सेज का जो मैनमेड रिसोर्सेज हैं और फ्रूट्स का जो उस पूरे इकोनॉमिक प्रोसेस से जनरेट हो सकते हैं। तो सर अब मैं आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ग्रामोद्योग के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें बताई और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए इस बारे में भी आपने कहा। अब आप यंग है, आगे आपको और भी बहुत कुछ नए-नए काम करने हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी यूपीएससी की तैयारी करें, एक अहम ओहदे पर पहुँचे या फिर रूरल इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी मुड़े? इस बारे में भी आप बताइए, एक-एक मैसेज देना चाहें। मैं तो यंग जनरेशन को यही बोलूँगा कि यूपीएससी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है पब्लिक लाइफ में अपने कंट्री के लिए काम करने के लिए जी। और अगर आप मेहनत करेंगे एक प्लान्ड तरीके से तो सक्सेस हमेशा मिलती है। तो उसी माइंडसेट से काम करें, मेरी तो बेस्ट विशेस हैं। और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा देश बहुत युवा है। हम लोग इस टाइम पे वन ऑफ द यंगेस्ट एब्सोल्यूट पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं। तो इतना पोटेंशियल होने के साथ
अगर हम रूरल मैन्युफैक्चरिंग में घुसें, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, तो अगले 20-30 साल में कंट्री बहुत एडवांस हो सकता है। सो हमें इस पे सोचना चाहिए, हमारी यूथ को उस पे सोचना चाहिए और तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करना चाहिए। जी, जी। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को भी मैसेज दिया कि आप रूरल इंडस्ट्री की को ये ना सोचें कि वो गाँव में है और हम शहर की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।